आपको बताएं इस वक्त कि JIT में पेशी की तस्वीर लीक होने पर और हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और तस्वीर लीक होना वीडियो रिकॉर्डिंग ज़ाब्ता अखलाक और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली ज़ैदी से। जी कमर, क्या अपडेट्स हैं? जी हुसैन नवाज ने JIT में पेशी की तस्वीर लीक होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त जो है सीनियर वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दायर की गई है। तस्वीर लीक होना वीडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग खिलाफ ज़ाब्ता और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहकीकात के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग दबाव डालने के मुतरादिफ है। तहकीकात के लिए गवाह को आज़ादाना माहौल फराहम करना चाहिए। JIT में गवाहों के साथ बतौर मुल्जिम सलूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें बयान किया गया है कि JIT मेंबरान दबाव डालने कर अपने मतलब का बयान लेना चाह रहे हैं। पेश होने वाले गवाहों को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। अदालत इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए JIT को वीडियो रिकॉर्डिंग से रोके। इसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है कि हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन तमाम मामला की तहकीकात। बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी तफसीलात के लिए। पैनमा मामले की तहकीकात करने वाली JIT ने 30 रोज का काम मुकम्मल कर लिया है। JIT 15 रोजा पेशरफ रिपोर्ट आज पैनमा अमल दरामद बेंच को पेश करेगी। हुसैन नवाज की JIT में 4, हसन नवाज की 1 पेशी हुई है। JIT में नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद की 13 घंटे तवील पेशी हुई, जबकि कतरी खत पर JIT ने 2 दफ़ा समन जारी किए हैं और हमद बिन जासिम अलसानी का जवाब भी JIT को मौसूल हो चुका है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम खान से। आजम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज JIT का बाकायदा इजलास तो यहाँ पे शुरू नहीं हो सका। 2 मेंबरान आज यहाँ पे विज़िट किया है। फेडरल जुडिशल एकेडमी को सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। आज 1 माह मुकम्मल हुआ है और पिछली रिपोर्ट 22 मई को दी गई थी जो 15 रोज़ा रिपोर्ट थी और इस दफ़ा 1 महीना यानी आधा काम मुकम्मल हो गया है। इस काम के हवाले से JIT सुप्रीम कोर्ट पे ये बताएगी कि उनका तरीक़ा तफ्तीश क्या रहा है और आइंदा का जो लाएअमल होगा 30 दिन का, उसमें JIT ने क्या करना है। आज 6 मेंबर्स जो JIT के हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे के बाद पैनामा जजमेंट के जो जजेस थे, 3 मेजॉरिटी जजेस, उनके सामने पेश होंगे और इस वक्त की होने वाली जो पेशरफ्त है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। अलबत्ता ये जो रिपोर्ट होगी वो राज में रखी जाएगी, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि ये एक अहम पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, लिहाजा इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्रिमिनल केसेस में, इस तरह के केसेस में रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती और अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1 माह की जो रिपोर्ट है, जो कारकर्दगी रिपोर्ट है, वो पब्लिक नहीं की जाएगी और JIT के जो मेंबर्स हैं वो अपने 1 माह जो रह गया है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को इत्मीनान मिले। आज़म, हमें डिटेल्स फराहम करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक सेनेटर सैफुर रहमान ने प्रोग्राम 8 शाज़ेब खानज़ादा में कहा कि कतरी शहजादे ने अपने खतूत की तस्दीक कर दी, इसलिए पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान बताया कि कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम का कहना है कि JIT कतर आ जाए वो जवाब देने को तैयार हैं। JIT उनके पास आ जाए, वहां जवाब देने के लिए वीडियो पर वो तैयार हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए JIT के। नहीं, वो बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके सब सवालों के जवाब दे दिए गए हैं और एक चीज कंफर्म कर दी गई है और उसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया कि लेटर के कंटेंट से मैं एग्री करता हूँ और कंफर्म करता हूँ और ये सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर है। उसमें जितनी चीजें कोर्ट में की गई थी वो सही नहीं थी कि शायद ये फ्रॉड लेटर है और गलत लेटर है और उन्होंने कहा कि ये मेरे सिग्नेचर है और मैंने साइन करके भेजा था। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी तरह से भी JIT यहाँ आना चाहेगी तो वो डेफिनेटली उनको मिलेंगे और उनके सवाल का सबके जवाब भी देंगे। ये मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया इस चीज को। अपडेट करें आपको निहाल हाशमी के इस्तीफे से। चेयरमैन सेनेट ने निहाल हाशमी का इस्तीफा कबूल नहीं किया। निहाल हाशमी ने पेश होकर रजाकाराना इस्तीफा देने की तरदीद कर दी थी। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने रूलिंग दे दी है और रूलिंग के मुताबिक निहाल हाशमी ने सेक्रेटरी सेनेट के दफ्तर में आकर इस्तीफा पेश किया था। जबकि चेयरमैन सेनेट का यह भी कहना था कि मुझे 1 जून को ऑर्डर जारी करने की फाइल दी गई। सेक्रेटरी सेनेट ने बताया कि सेनेटर ने इस्तीफा देकर अफराद के हमरा जमा करवाया। मैंने निहाल हाशमी को 5 जून को अपने चेंबर में तलब किया, ये देखने के लिए तलब किया कि इस्तीफा रजाकाराना और दस्तखत असल हैं।
वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होवत जब चुड़ियाँ चुग गईं खेत। लेकिन निहाल हाशमी के साथ ऐसा नहीं हुआ। चुड़ियों के खेत चुगने से पहले ही उनके दिल की मुराद भर आई। अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह देख। सेनेट से इस्तीफा देकर पछताने वाले निहाल हाशमी की चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त मंजूर हो गई। चेयरमैन सेनेट ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। रजा रब्बानी ने सेनेट के इजलास में रूलिंग दी कि निहाल हाशमी ने पेश होकर रजाकाराना इस्तीफा देने की तरदीद कर दी थी। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग में बताया निहाल हाशमी ने सेक्रेटरी सेनेट के दफ्तर में आकर इस्तीफा पेश किया। उन्हें 1 जून को ऑर्डर जारी करने की फाइल दी गई। सेक्रेटरी सेनेट ने बताया सेनेटर ने इस्तीफा दीगर अफराद के हमरा जमा कराया। उन्होंने निहाल हाशमी को 5 जून को अपने चेंबर में तलब किया, ये देखने के लिए कि इस्तीफा रजाकाराना और दस्तखत असली हैं या नहीं। 6 जून को सेनेटर निहाल हाशमी उनके दफ्तर आए और इस्तीफा वापसी की दरख्वास्त दी। आज सेनेट की निशिस्त से निहाल हाशमी का इस्तीफा वापस कर दिया गया। निहाल हाशमी का इस्तीफे के मामले में यू टर्न लेना उनके हक में अच्छा साबित हुआ या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि हमारे वज़ीर आज़म को 1 सेकंड में नाअहल करार दे दिया गया। हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। ये कौन सी सियासत है? JIT में क्या हो रहा है? आराम से बैठे हैं। खुर्शीद शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर की तस्वीर देखें जब वो पेश होती थीं। इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ कहते हैं। एक ख़ानदान को बचाने के लिए इदारा तबाह करने की कोशिश की जा रही है। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। वो ये कहते हैं कि अदलिया ख़त्म हुई तो लाकानूनियत फैल जाएगी, हर कोई खुद फैसला लेगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको भी दिखाते हैं। यही चीफ मिनिस्टर था जिसने अदलिया को कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो को, आसिफ जरदारी को सजा दो। यही था। आज यही अदलिया को बंदूकें तानने की बात कर रहा है। क्या कहने जाते हो? सिर्फ अपने खानदान की वजह से, सिर्फ एक खानदान की वजह से सारे अदारे तबाह करना चाहते हो आप लोग। अगर मुल्क की अदलिया खत्म हो गई, खुदा न खास्ता फिर हमारा पाकिस्तान भी खत्म हो गया। यह अनारकी फैल जाएगी। हर लोग खुद फैसला करेंगे। हर ताकतवर अपना फैसला खुद करेगा। कोई इस ताकतवर को नहीं रोक सकता। जिसके हाथ में बंदूक होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी, वो हाकमियत करेगा। कौमी असम्बली से खुर्शीद शाह की क़यादत में अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट कर दिया है। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन जमातों के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, बताइएगा क्या हुआ है आज कौमी असम्बली में? जी, आज अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक बयान आज शाया हुआ है कि सिर्फ एक ख़ानदान का एहसाब हो रहा है और उसके लिए उन पर बंदूकें तान दी गई हैं। तो इसको अपोजिशन लीडर ने तशबीह दी है कि ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है और उन्होंने इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ जो है वो शदीद तनकीद की और जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर जो है वो तमाम सियासी जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ ईवान से वॉकआउट कर गए हैं। और जब वो ईवान से वॉकआउट कर रहे थे तो उस दौरान हुकूमती अरकान जो है उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की। खुर्शीद शाह ने ये कहा कि पाकिस्तान में कभी भी पीपल्स पार्टी ने, जिनका वज़ीर आज़म जो था उसे 1 सेकंड में नाअहल करार दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो कत्ल, उनका जो फांसी दी गई कत्ल के केस में, जबकि बेनज़ीर भुट्टो जो है उसका मर्डर हुआ, उनको जिस तरह पेशियां भुगती रही हैं, लेकिन आज तक कभी पीपल्स पार्टी ने आला अदालतों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना उन्हें धमकियां दी हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो ना सिर्फ जो है वो अदालतों को धमकियां दे रही है बल्कि सिर्फ एक ख़ानदान को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अब वो खामोश नहीं बैठेंगे और इसको मज़ीद ये जो रवैया है इसको नहीं चलने देंगे, बल्कि मुल्की इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आवाम के साथ मिलकर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जबकि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। जी आसिफ, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। अशर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती और जो सरहदी सूरत हाल है, बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल है और भारत की तरफ से LOC की जो मुसलसल खिलाफ वर्जी का मामला है, इस सारे मामले पर तफसीली गौर करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का ये दूसरा कंसेक्यूटिव अहम इजलास है। पिछले हफ्ते भी इजलास बुलाया गया था। आज के इजलास के हवाले से ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है, जिसके लिए वज़ीर आज़म कल रवाना हो रहे हैं आस्ताना, काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत में। और पाकिस्तान ने जो खित्ते में सलामती के लिए और अमन अमान के इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें की हैं, उस सारे मामले पर वहाँ पर बात होनी है। वज़ीर आज़म का अहम खिताब भी है। इस मामले का भी आज के इस इजलास में
ایجنڈے میں شامل ہے کہ اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی میں جو اس وقت خطے کی بدلتی صورتحال ہے جس میں قطر اور سعودی عرب کا تنازع ہے اور پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ روابط ہیں، اس معاملے کو بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ آج ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کیا آئندہ کی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ بھارت کے ساتھ جو LOC کی خلاف ورزی کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے جو ملٹری رابطے ہیں، جو ہاٹ لائن رابطہ ہوتا ہے DGMOs کا، اس بارے میں بھی اعتماد میں لیا جائے گا آج کے اجلاس کو، اور DJISI جو اس وقت ملک کے اندر رد الفساد جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس پر بھی تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ اس پر بھی تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آصف علی بھٹی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے جا رہا ہے۔ خطے میں اقتصادی ترقی کے علاوہ دہشت گردی کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تنظیم کا سالانہ اجلاس قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں کل اور 9 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی روس کے صدر ولادیمیر پوتین، قزاقستان اور ازبکستان کے صدور سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تفصیلات جانتے ہیں مونا خان سے۔ وزیر اعظم نواز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے 8 جون کو آستانہ روانہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر تجارت اور مشیر خارجہ بھی ہوں گے۔ تنظیمی اجلاس میں پاکستان اور بھارت کو شنگھائی تعاون تنظیم کے باقاعدہ رکن بنانے کی منظوری دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ارکان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کی سائیڈ لائن ملاقاتوں کا شیڈیول بھی طے پا گیا۔ وہ 8 جون کو قزاقستان اور ازبکستان کے سربراہان سے ملیں گے۔ 9 جون کو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور منگولیا کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہوگا فائدہ کہ ہمارا جو موقف ہے علاقائی تعاون کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، اور یہاں جو اس کی سالمیت اور سلامتی اور استحکام کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کو بیان کرنے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے خطے میں اقتصادی ترقی کے ساتھ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ چائنا اور رشیا ہے، ان کے ساتھ ہمارے جو تعاون ہے اس کو مزید فروغ ملے گا۔ ہماری ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر مزید وسعت آئے گی۔ تو SCO کا CPEC کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کنیکٹیوٹی کے کانٹیکس میں، تو پاکستان اور چائنا کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ CPEC کا رابطہ نہ صرف وسط ایشیا بلکہ اس سے بھی آگے یورپ تک بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں جناح اسپتال کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائی زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان شاہ سے۔ ذیشان بتائے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ جناح اسپتال کے قریب ہونے والے واقعے کے اندر 2 بھائی زخمی ہوئے جن کی شناخت یاسین شیخ اور عامر شیخ کے نام سے ہوئی ہے۔ اس وقت یاسین شیخ کو 3 گولیاں لگی ہیں پیٹ، سینے اور شولڈر میں۔ اب ان کو اس وقت آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ تاہم عامر شیخ نے جو پولیس کو بیان دیا اس کے مطابق دونوں بھائی موٹر سائیکل پر برج سے نیچے اترے، تاہم 2 موٹر سائیکل نامعلوم ملزمان آئے اور انہیں آتے ہی کوئی نہ اس سے کوئی چھینا جھپٹی کرنے کی کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آتے ہی فوراً فائرنگ کر دی۔ جائے وقوع سے 4 9mm کے خول برآمد کر لیے گئے اور اس وقت پولیس جو ہے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی، جس کا حجم 603 ارب روپے ہوگا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 208 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف محمود جان بابر سے۔ محمود جان بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ جو بجٹ کی آخری حتمی شکل بنی ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، جس کا کل حجم جو اب بنا ہے وہ 603 ارب روپے کا ہے، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 208 روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے لیے 2 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ تعلیم کا بجٹ 127 ارب روپے کا کر دیا گیا ہے، جبکہ صحت کے لیے 49 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پولیس کے لیے بھی 2 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو دیکھیں کل جو بجٹ آیا تھا تو اس میں یہ رقم جو تھی یہ کافی کم تھی، لیکن یہ جو رات کو فیصلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو اس بجٹ کا حجم ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محمود جان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بجٹ ترجیحات KPK کی کیا ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے پارٹی فنڈز پر الیکشن کمیشن کو پھر جواب نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن میں سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے رابطہ نہ ہونے کا جواز دیا گیا ہے، اور اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان نتھیا گلی میں نہیں دراصل بند گلی میں ہیں۔ جس دن یہ معاملہ تفتیش کی حد تک گیا تو لوگ پاناما کو بھول جائیں گے،
उस दिन मैं वो सबूत सामने लाऊंगा जिनका मैं बारहा जिक्र करता रहा, यानी धरने के दौरान जो बोरियों में पैसा आया और बोरियों में कंटेनर से बनी गाला गया और फिर उसके बाद वो किस अकाउंट में गया, ये तमाम मामलात फिर उस JIT के सामने आएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, वो मामलात भी सब सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काली भेड़ें जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, जिन्होंने गैर कानूनी फंडिंग की, जिन्होंने अवाम का तब्दीली का पैसा लूट मार की नज़र किया, ये तमाम ताहयात इन पे पाबंदी लगेगी कि वो किसी सियासी पार्टी के रुकन नहीं हो सकते। अच्छी खबर शामिल करें, मुल्क में पानी से भरे बादलों की एंट्री हो गई है और गर्मी 9-11 हो चुकी है क्योंकि मौसम काफी सुहाना हो गया है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाहौर में सहरी में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में हल्की बूंदाबांदी ने गर्म हवाओं को थोड़ा ठंडा कर दिया। सूरज की तपिश हुई कम, मौसम ने लिया यू टर्न। मुल्क में दाखिल होने वाली पानी से भरे बादलों की टोलियों ने माहौल बदल दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गए। तेज हवाओं से दरख्त झूम उठे, सब्जा निखर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तेज हवा और वक्फे वक्फे से बारिश ने गर्मी को फरार पर मजबूर कर दिया। लाहौर में 11वीं सहरी पर मौसम खुशगवार हो गया। दिन में सूरज आंखें दिखा रहा था, रात में गहरे बादलों ने बरस कर लोगों को सरप्राइज दे दिया। टोबा टेक सिंह, मुल्तान, गुजरात, रावलपिंडी, साहिवाल, भक्कर, झंग, फैसलाबाद, गोजरा में बादल टूट कर बरसे। उधर कराची में भी अचानक बरसने वाली हल्की हल्की बूंदों ने शहर में चलने वाली गर्म मिजाज हवाओं को कुछ ठंडा कर दिया। कुछ देर के लिए ही सही, लोगों ने अच्छे मौसम को एंजॉय किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की मस्तियां जारी रहीं। मालम जब्बा, अपरदीर, पट्टन, कालाम, DI खान और एबटाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा।